हाय गाइस, कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों ने तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। ये ऐसा मौजू है जो इस वक्त तमाम चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर ज़बान ज़द आम है। उलमाए पाकिस्तान ने, उलमाए दीन ने इस टॉपिक पर सीर हासिल गुफ्तगू की है। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, मुझसे क्वेश्चन किए। मैंने पहले भी एक वीडियो लगाई थी, आज फिर मैंने सोचा इस पर मज़ीद डिटेल से बात करूं। ये ट्रांसजेंडर एक्ट ऑफ 2018 से मुतल्लिका बात है, उसकी डिटेल मज़ीद हमें रिसीव हुई है और हमने उसको बारीक बीनी के साथ माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया है, पढ़ा है, उसको देखा है। बेसिकली इसमें कुछ ऐसी कबाहतें हैं जो कानूनी हैं। मसलन इसमें जो लेजिस्लेचर है उसका बेसिक इंटेंशन थी कि जो ट्रांसजेंडर हैं, मतलब जिनको आप दूसरे अल्फाज में खुसरा कहते हैं, और जो मर्द और फीमेल के दरमियान होता है, उसके बारे में, उसके हुकूक के बारे में इसकी इंटेंशन थी इस लेजिस्लेशन की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि पाकिस्तान में पहले भी ऐसा होता रहा है, मिस यूज़ ऑफ लॉ, अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो जो की जा रही है वो एक बहुत ही अजीबोगरीब दास्तान मुरतब कर रही है। तो इस सिलसिले में एडवोकेट अब्दुर्रहमान अंसारी साहब ने एक फेडरल शरीयत कोर्ट में पटिशन फाइल की हुई है जो अभी तक पेंडिंग है, सब जुडिस है। तो खैर ये एक कानूनी मामला है, इसको हम मज़ीद देख रहे हैं और इसके बारे में अगर हमने कोई जो फेडरल शरीयत कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट में या इवन हाई कोर्ट में इस लेजिस्लेशन को चैलेंज करना हुआ तो हम उस पर काम शुरू कर दिया हुआ। तो इस एक्ट में जो सबसे जो मसाइल वाली बात है वो दो हैं ख़तरनाक किस्म की बात। पहली तो इसमें जो कहा गया है कि जब कोई मर्द नादरा ऑफिस में जाकर ये स्टेटमेंट दे दे और कहे कि मैं फील कर रहा हूँ कि मैं मर्द नहीं रहा, तो वो उसमें जो है वो चेंज कर देंगे, उनकी जेंडर चेंज कर देंगे। और सेम फीमेल अगर जस्ट ये कह दे जाकर नादरा ऑफिस में कि मैं फील कर रही हूँ कि मैं अब खातून नहीं रही, तो मुझ में ऐसी चेंजेस आ गई हैं, तो वो उसको उसके जेंडर में मर्द लेते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है। इसमें जो कानूनी सिकम है, जो एम्बिग्यूटी है कि जस्ट एक स्टेटमेंट पर नादरा कैसे उसकी जेंडर चेंज कर सकती है। हालांकि चाहिए तो ये था कि इसका बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बनता और मेडिकली जो है डॉक्टर हजरात जो है उसको डिक्लेयर करते, तो फिर ये पॉसिबल था। अब इसमें चले आईडी कार्ड बन गए। अब आगे जो मामला हैं वो ये हैं कि इसमें दो इशूज़ आ रहे हैं। नंबर एक इशू इनहेरिटेंस। अब एक खातून अगर जाकर ये स्टेटमेंट दे देती है कि मैं फील कर रही हूँ कि मैं मर्द हूँ, तो उसका आईडी कार्ड मर्द का बन जाएगा। अब जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, अब खातून का जो हिस्सा है वो आधा होता है, जबकि मर्द का दो हिस्से होते हैं, डबल होते हैं। अब इसका मतलब है अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, उसने बाकी अगर बहनें हैं उसकी, तो उससे ज़्यादा वो भाई वाला हिस्सा लेकर जाएगी क्योंकि उसका आईडी कार्ड मेल का बना हुआ है। पहला इशू ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के मामले में ये एक शब खून मारने वाली बात है। दूसरा मामला जो है वो कि उलमा कराम उस पर बहुत सारी बात कर रहे हैं कि अब अगर एक खातून जो है अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर देगी, अब जस्ट इस स्टेटमेंट पर कि मैं फील कर रही हूँ कि मैं मर्द हूँ, तो अब उसकी अगर कल को शादी होगी तो वो किससे होगी? ज़ाहिर है वो खातून के साथ होगी। और इन केस वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है और वो खातून ही है, तो उस खातून की किसी खातून के साथ शादी हो जाती है, तो ये जो चीज़ है हम जिन्स परस्ती में आती है।
اور یہ بہت ہی سنگین جرم ہے، بہت ہی سنگین جرم ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس بہت زیادہ سنگین نوعیت کا عذاب آیا تھا، اور قرآن پاک میں اس کا تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور بھی واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کا، جب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول موجود تھے، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ان کو جب خط وصول ہوا جس میں لکھا گیا تھا کہ میں ایک ایسی بستی میں ہوں جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جو بیماری تھی وہ ان میں بھی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ خالد بن ولید کو کہ ایسی بستی کو آگ لگا دو۔ تو اس وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے اس فیصلے کی تائید اور حمایت کی۔ تو یہ مطلب اگر دیکھا جائے تو یہ اس سلسلے میں یہ بڑا ایک سنگین نوعیت کا جرم ہے، اور اسلام اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ اس سینیریو میں جو انٹرپریٹیشن جو ہو رہی ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ آرٹیکل 2A آف دی کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف بات جا رہی ہے، اور پریمبل آف کانسٹیٹیوشن کے خلاف بھی بات جا رہی ہے۔ تو اس سینیریو میں ہماری لیگل پوزیشن بالکل واضح ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم ایک اچھی پوزیشن تیار کر کر اس انیکٹمنٹ کو چیلنج کریں گے۔ اس سلسلے میں مزید کوئی کوئری ہو، مزید کوئی بات ہو ٹرانسجینڈر ایکٹ آف 2018 کے بارے میں، تو آپ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو کمنٹ کر سکتے ہیں، اور کمنٹ کے ذریعے بھی کویشچن پوچھا جا سکتا ہے، آئی ول آنسر یو۔ اور اس کے علاوہ جو میں پوری امت سے اور خاص طور پر پاکستانی قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر میں نے سنا وہ احتجاج ہوا ہے، اور اس احتجاج کے نتیجے میں بعض اوقات املاک کا نیشنل جو وہ چیزیں ہیں ان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو میرے بھائی ایسی میں پوری قوم سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے چیز اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا احتجاج پرامن ریکارڈ کروائیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس کا لیگل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس انیکٹمنٹ کو، اس لیجسلیشن کو، اس ایکٹ کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا جائے، اور فیڈرل شریعت کورٹ ان اکارڈنس ود اسلام، ان اکارڈنس ود قرآن اینڈ سنہ اس کا فیصلہ کرے، جو کہ پریمبل اور آرٹیکل 2A اس کی ڈائریکشن دیتا ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو ویری مچ۔